हमारा आज का विषय है क्लास 9th क्षितिज का पहला पार्ट है। आज की कहानी दो बैलों की कथा है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में दो बैलों के आपस में मित्रता, आपस में प्रेम भाव और अपने मालिक के प्रति वफादारी की भावना को बताया है। इसके साथ साथ लेखक ने ये भी बताया है कि जो स्वतंत्रता है वो उसको पाना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए लगातार संघर्ष करने पड़ते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले लेखक गधे के बारे में बताना चाहते हैं। तो लेखक बता रहे हैं, जैसे देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत ही मूर्ख मानते हैं, उसे मूर्ख कहते हैं, तो उसे हम गधा कह देते हैं कि ये तो गधा है। गधा सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन के कारण उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक सोचते हैं कि ये बात निश्चित, इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि उसके सीधेपन की वजह से उसको गधा मानते हैं, बेवकूफ़ मानते हैं, या वो सच में बेवकूफ़ है। लेखक कहता है कि गाय सींग मारती है। गाय जो है उसको बहुत सीधी सादी समझा जाता है, लेकिन वह भी सींग मारती है, अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता है, वह भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन फिर भी उसे भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा है। चाहे उसके सामने सड़ी हुई घास डाल दो, ठीक है, चाहे उस गरीब को कितना ही मारो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से लेखक ने इस गधे के माध्यम से ये भी बताया है कि लोगों को बहुत ही अधिक सीधा नहीं रहना चाहिए। सीधे साधे व्यक्ति को आज के समाज में बेवकूफ़ के दर्जे से माना जाता है। इसके लिए लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि जिस समय लेखक ने यह कहानी लिखी थी उस समय हमारा देश जो है वो आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस समय भारतीयों की अफ्रीका में बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही थी। तो लेखक ने उसका उदाहरण दिया है कि बेचारे शराब नहीं पीते थे, चार पैसे अपने कुसमय के लिए, बुरे समय के लिए बचा कर रखते थे, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बदनाम माने जाते थे। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही सीधे साधे रहते थे। लेखक ने कहा है कि अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते तो वे भी सभ्य कहलाते, उन्हें असभ्य नहीं माना जाता। अंग्रेज लोग जो हैं वो भारतीयों को असभ्य मानते थे। उसके बाद जो लेखक कहता है कि गधे का छोटा भाई भी, यानी बैल जो है उसको गधे का छोटा भाई बताया गया है कि गधे के बाद अगर मूर्ख की गिनती में कोई दूसरा जानवर आता है तो वो बैल को माना गया है। लेकिन जो बैल है वह, कहते हैं कि बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे बैल को। सर्वश्रेष्ठ का मतलब कि बैल भी कभी कभी जब अड़ जाता है तो अड़ियल रूप धारण कर लेता है, तो दूसरों को मारने लगता है, अपनी तरफ से असंतोष प्रकट करता है। गधे की के जितना सीधा साधा नहीं है, इसलिए उसका स्थान जो है वो गधे से दूसरे नंबर पर आता है, ऐसा लेखक बताते हैं। उसके बाद होती है कहानी शुरू होती है। कहानी दो बैलों की कथा, जिसमें झूरी काछी नाम का एक किसान है और जो इसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। दोनों ही पछाई जाति के हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, काम करते हैं, काम में चौकस हैं, डील के ऊँचे हैं। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया है, आपस में विचार विनिमय करते रहते हैं। कभी कभी दोनों आपस में सींग मिलाकर प्रेम व्यक्त करते हैं, कभी कभी दोनों आपस में सूंघ कर प्रेम व्यक्त करते हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई है कि नांद में जब खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते हैं, दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते हैं और एक साथ ही दोनों मुंह उठा लेते हैं। जब भी दोनों बैलों को गाड़ी उसमें हल में जोत दिया जाता है तो दोनों गर्दन हिलाकर यह प्रकट करते हैं कि अधिक वजन मेरे ऊपर, मेरी ही गर्दन पर आए, ऐसा दोनों सोचते हैं। आपस में दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, कहने का अर्थ ये है। ठीक है। तो दूसरा, एक दिन जो झूरी है उसका साला आ जाता है और अपने घर ले जाने के लिए गोई मतलब दोनों बैलों के जो समूह है उसको गोई कहा जाता है, ले जाता है। दोनों को अच्छा लगा या बुरा लगा ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन वह बेमन से गया के साथ चले जाते हैं। गया को दांतों पसीना आ गया अपने घर उनको ले जाने के लिए। दांतों पसीना मतलब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उन्हें दुख हो रहा था अपने मालिक से बिछड़ने का, तो वहाँ से नहीं जा रहे थे।
मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते कि हमारी सेवा में क्या कमी रह गई थी। हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो हमसे और मेहनत करवा लेते, फिर भी हमें इन जालिमों के हाथ में क्यों बेच दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन फिर भी नांद में मुंह नहीं डाला। उनका दिल भारी हो रहा था। अपने मालिक से बिछुड़ने का दुख था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट रहा था। अब नया घर, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी नज़रों से देखा। कनखियों से देखना मतलब तिरछी नज़रों से देखना। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ने यानी गांव के लोग सभी जब सो गए तो वे रस्सी तुड़ाकर भाग गए दोनों। जूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि जो बैल है वो चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब उनके चरने का, चारा डालने का जो स्थान होता है, जिस स्थान पर खड़े होकर वे चारा खाते थे, उस स्थान पर खड़े हैं। दोनों के गले में आधा आधा गराव लटक रहा है। जो रस्सी जो गले में बंधी होती है, जिसमें फूल छोटे छोटे लगे होते हैं, उसे गराव कहा जाता है। तो झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। खुशी के मारे दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। घर गांव के लड़के जमा हो गए। उसमें किसी ने उन्हें रोटियां दी, किसी ने गुड़ चोकर आदि दिए। इस तरह से एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे। दूसरा कहता है, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे किसी जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद, इस तरह से प्रतिवाद करते रहे आपस में। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है, एक दिन वहाँ काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। अब झूरी को ये अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा कि नमक हराम क्यों है, दाना न दिया होगा तो क्या करते, इसीलिए आ गए। अब स्त्री चिढ़ गई। उसने मजदूरों को बोल दिया कि इन्हें सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे ही बैलों ने नाद में मुंह डाला खाना खाने के लिए तो सब फीका फीका लग रहा था, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था। तो उन्होंने आशा भरी नज़रों से द्वार की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका मालिक उन्हें कुछ खाने को देगा, लेकिन जो मजदूर है उसने भी मना कर दिया। उसने कहा, मालकिन मुझे मार डालेगी, ऐसा उसने कहा, और उन्हें सूखा भूसा ही दिया गया। अब कहानी का दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे दिन जो झूरी है उसका साला फिर आया और बैलों को ले चला गया। अब की दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या हुई, दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से उसने वहाँ ले जाकर उनको बांध दिया। जो हीरा था, हीरा मोती को जो झूरी था उनका मालिक, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारता पीटता था, प्रेम से रखता था। लेकिन जो गया ने उसे उन्हें मारा पीटा और फिर ऊपर से सूखा भूसा उन्हें दिया। दूसरे दिन उनको हल में जोता गया तो दोनों ने कसम खा ली कि बिल्कुल भी पैर नहीं उठाएंगे, हल में नहीं चलेंगे। उन तो जो निर्दयी था गया, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, जिससे मोती को गुस्सा आ गया और उसने रस्सी जुआ सब तोड़कर फेंक दिए और वहाँ से भाग निकले। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने कहा, तुम्हारी तो जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। ऐसा आपस में बातें करते हैं और उसके बाद जो गया है वह उन्हें पकड़कर घर लेता आता है। आज दोनों के सामने वही सूखा भूसा, फिर दोनों के सामने वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। क्या करते। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में डालकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। उन्होंने ऐसा लगा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वह लड़की जो है वो गया के भाई भैरव की बेटी थी, जिसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ है वह उसे मारती रहती थी। इसलिए उसका बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव प्रकट हो गया और वह उनसे प्रेम भाव से उनको रोटियां खिलाने के लिए आ गई।
दोनों दिन भर हल में जोते जाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं हुए, क्योंकि जो लड़की थी उनके प्रेम भाव के कारण वह वहाँ रह रहे थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, इस घर का मालिक है, बेचारी अनाथ हो जाएगी। लेकिन तो उसकी मालिक को न फेंक दूं? उसी लड़की वही उस लड़की को मारती है। फिर हीरा कहता है, नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो, क्योंकि बैलों का जो नियम है वो ये है कि वे औरत जात पर सींग नहीं चलाते हैं, तो इस नियम का भी वे पालन करते हैं। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो और फिर झटके से टूट जाएगी और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा दोनों सोचने लगे। इतना सोच ही रहे थे कि सहसा द्वार खुला घर का और लड़की निकली। सिर झुकाकर वे उसका हाथ चाटने लगे। लड़की ने उनके माथे को सहलाया और फिर बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो लोग मार डालेंगे। दोनों के गिराव खोल दिए। दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब मोती ने कहा हीरा से कि चलो, अब क्यों नहीं चलते? हीरा ने कहा, चलें, लेकिन कल इस अनाथ लड़की पर आफत आ जाएगी। उन्होंने सोचा कि जो अनाथ लड़की है हमें रोटियां खिलाती है तो इसकी मालकिन इसे पहले ही मारती है, और अगर हम यहाँ से भाग निकले तो इस अनाथ लड़की के ऊपर ही आफत आएगी, इसको मारा पीटा जाएगा, इसलिए यहाँ से नहीं जाना। इतनी देर में जो लड़की है वह चिल्लाने लगी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दो दादा जल्दी दौड़ो। दोनों हड़बड़ाकर भीतर से निकले, बैलों को पकड़ने के लिए चला। वे दोनों बैल उसी समय भाग निकले। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। नए नए गांव मिले। दोनों एक खेत के किनारे होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। तुम ही बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना चाहिए था। मोती थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव का था, हीरा सहनशील था, तो मोती ने कहा कि उसे वहीं पे मार गिराना चाहिए था। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर पड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले रहे थे कि कहीं कोई आ जाएगा तो हमें मारेगा। फिर दोनों सींग मिलाते, एक दूसरे से कदम मिलाते हुए दोनों ने मटर खाई, और तभी अचानक उन्हें एक दूसरे को आपस में लड़ते हुए खाई में गिराना चाहा। इस तरह से क्रोध में आपस में जो प्रेम का जो झगड़ा था वह उन दोनों के अंदर होने लगा। तो अरे यह क्या, कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। दोनों ने देखा कि कोई सांड आ रहा है। हाँ, सांड ही है, सामने से आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। बंगले झांकना मतलब इधर उधर देखना। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। इस तरह से दोनों आपस में उपाय सोचने लगे और दोनों ने मिलकर ये उपाय सोचा कि उपाय यही है, दोनों एक साथ उस पर चोट करेंगे। दोनों ने उपाय सोचा कि दोनों एक साथ उस पर चोट करेंगे, एक साथ उसका मुकाबला करेंगे तो हम सांड को भगा देंगे। इस तरह से उन्होंने एक साथ मुकाबला करके सांड को भगा दिया और दोनों मित्र अपनी विजय के नशे में झूमते चले गए। तो मोती है, उसने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि उसको मार ही डालूं। हीरा ने कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यानी उसको मार गिरा दिया था, उठने की हालत में नहीं था, तो ऐसे पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अब वो सोचने लगे कि अब घर पे कैसे पहुंचेंगे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि लाठियां लेकर जो लोग हैं वह दौड़े चले आए उनको पकड़ने के लिए। हीरा तो बाहर था लेकिन मोती खेत के अंदर था, जहाँ पर कीचड़ था, पानी दिया हुआ खेत था। उस कीचड़ में धंसने लगे और वह भाग नहीं सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उन्हें भी
पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्रों को कांजीहास में बंद कर दिया गया। दोनों मित्र जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था कि कैसा स्वामी है जो उन्हें खाने को भी नहीं देता है। यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, कई गधे, सामने चारा भी नहीं था, बंधे हुए थे। इस तरह से कांजी हाउस में वे चले गए। तो इतनी रात को जब कुछ भी नहीं मिला तो हीरा का दिल विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने लटकाए हुए सिर से जवाब दिया, लेकिन इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, कोई भागने का उपाय सोचो। आओ दीवार तोड़ डालें। ऐसा वे कांजी हाउस से भागने का उपाय सोचने लगे।